Welcome to physics class. Dear student, in last lecture we have discussed the black body, and today we will discuss about the black body radiations. Different scientists observe and study this radiation and give his laws. So we will today discuss about the laws of the scientists given by scientists which describe the black body radiations. So आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना जो लॉज दिए हैं रेडिएशन को स्टडी करने में, और उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसमें जैसे हम लोग को पता था कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है जहाँ पे किसी भी इंसिडेंट की अगर रेडिएशन इनकमिंग होता है, पड़ता है उस पर, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है। एंड जैसे ही उसको हीटेड किया जाता है, दैट मीन्स उसको टेम्परेचर दिया जाता है, देन वो हमारा देन क्या होता है, वहाँ से ब्लैक बॉडी से रेडिएशंस निकलते हैं। उन रेडिएशंस को साइंटिस्ट ने स्टडी करना स्टार्ट किया। तो उन रेडिएशन के बेस में साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने लॉज दिए। तो फर्स्ट उन लॉज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन आगे फिर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जो ला था, उन्होंने वेन्स एक साइंटिस्ट थे, उनको उन्होंने एक अपना ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा तो जो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसी भी, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मैक्सिमा होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्सिमा है, दैट मीन्स सपोज दिस इज 900 कैल 1200 कैलविन 1500 कैलविन एंड सो ऑन 1800 कैलविन पे जो मैक्सिमा है वो हमारा शिफ्ट होता है किसके तरफ, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ होता है, स्मॉलर वेवलेंथ की तरफ मैक्सिमा हमारा शिफ्ट हो जाता है। इस थ्योरी को दिया किसने, वेन्स ने। तो उनके नाम से ही इसको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोला गया। और ये होता है लैम्डा मैक्सिमम टी इज इक्वल टू 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर कैलविन। ओके, तो ये इनका ऑब्जर्वेशन था। सो वेंस ने अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया या डिस्प्लेसमेंट लॉ, उनके नाम से रखा गया वेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर्स इंक्रीज करते हैं तो मैक्सिमा है जो भी उसका रेडिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैक्सिमा है रेडिएशंस का, वो हमारा शिफ्टेड होगा किस की तरफ, स्मॉलर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली वेंस जो हमें वेंस लॉ टेल अस अबाउट that the object in different temperature emit spectra that the peak at the different wavelength. Hotter object emit most of their radiation at the shorter wavelength, hence they will be appear to be bluer. जो भी आपका हॉटर ऑब्जेक्ट है उसका जो उसका जो भी आपका वेवलेंथ है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्टेड होता है, सो वो हमें ब्लू अपीयर होगा। एंड कूलर ऑब्जेक्ट एमिट मोस्ट ऑफ द देयर रेडिएशन एट द लॉन्गर वेवलेंथ। जो कूल ऑब्जेक्ट है उसका वेवलेंथ जो होगी वो हमारी लॉन्गर वेवलेंथ में होगी, और वो हमें रेडर अपीयर होंगी, दैट मीन्स समथिंग रेड टाइप का अपीयर होंगी। तो ये इस ग्राफ में हमने आप लोगों को दिखाया हुआ है कि जो भी ये ब्लू लाइंस है ये हमारा हॉटर वेवलेंथ हॉटर ऑब्जेक्ट्स को शो करती हैं, एंड ये जो रेड सिग्नल है, रेड से दिखाया गया है, ये हमारा आपका है जो है कूलर ऑब्जेक्ट्स में एमिट होती हैं। तो ये वेन्स लॉ है, इसका लैम्डा मैक्सिमम फॉर्मूला क्या होता है वेन्स लॉ का, लैम्डा मैक्सिमम इक्वल टू 0.029 अपॉन टी, where lambda maximum is the wavelength of the maximum emission in the meters and T is the temperature in the Kelvin. Okay, so this law को वेन्स को इसके लिए नोबेल प्राइज भी 1911 में मिला था। 1911 में इसको इस थ्योरी के लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। एंड दूसरे जो साइंटिस्ट थे
स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन दिया इन दिस लॉ दैट एक्सप्रेस दैट द टोटल पावर पर यूनिट सरफेस एरिया दैट इज रेडिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट और ए ब्लैक बॉडी। जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि जो भी पावर है, जो टोटल पावर है जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशन से निकलती है, वो हमारी पावर इक्वल्स टू होता है ई सिग्मा ए एन टी, वेयर इज द एमिशन and sigma is the Boltzmann constant, Stephen Boltzmann constant, A is the surface area and T is the temperature, that is Kelvin में, and it is the power system, that means a temperature का power 4. So power is directly proportional to the T की power 4 because these are the constant. So we can say power is directly proportional to the T की power 4, that means temperature की power 4 होगी। जो भी टेम्परेचर की पावर 4, टेम्परेचर की पावर 4 होगी, दैट मीन्स पावर जो है, जो रेडिएशन पावर होगा वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी की पावर 4। तो ये स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन ने ये लॉ दिया था, तो उनके नाम से ही रख दिया गया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। नेक्स्ट है रिले जीन्स लॉ। रिले जीन्स ने क्या किया, इनका ऑब्जर्वेशन क्या था, द एमिशन पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T and a given wavelength lambda is directly proportional to the T and inversely proportional to the lambda की पावर 4। दैट मीन्स जो भी आपकी पावर होगी, इनके अकॉर्डिंग्स जो पावर है वो है रो इक्वल टू 8 पाई के बी टी, दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा की पावर 4, यानी कि वेवलेंथ की पावर 4 होगी पावर। ओके, तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन रेडिएशन पावर इन्होंने निकाली, इन्होंने पाया रिले जीन्स ला, रिले एंड जेन एक साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग जो पावर है रेडिएशन पावर की वो हमारी इक्वल्स टू होगी 8 पाई के बी टी अपॉन लैम्डा की पावर 4। तो इनके नाम से भी ये लॉ रखा गया। एंड नेक्स्ट है मैक्स प्लैंक लॉ। प्लैंक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक पॉस्टुलेट दिया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज एमिटेड नॉट कॉन्टिन्यूसली लाइक ए वाइब्रेटिंग ऑसिलेटिंग बट बाय सीक्रेट पोर्शन और क्वांटा कॉल्ड फोटॉन्स। सो प्लैंक स्टेट्स दैट द एनर्जी जो होगी रेडिएशन पावर की, रेडिएशन की जो भी उसमें ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकलेंगे उसकी एनर्जी क्या होगी, 2h, एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 2hc स्क्वायर लैम्डा की पावर 5 इंटू 1 अपॉन ई की पावर hc अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। सो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि जो भी एनर्जी होगी, रेडिएशंस की एनर्जी होगी, जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशंस निकल रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी विल बी इक्वल्स टू द 2hc स्क्वायर अपॉन लैम्डा की पावर 5 इंटू 1 अपॉन ई की पावर hc अपॉन लैम्डा kt minus 1, where h is the Planck constant, c is the speed of light, lambda is the wavelength in meter, and k is the Boltzmann constant, and t is the temperature in Kelvin. So इससे इन्होंने एनर्जी निकाली उस रेडिएशन पावर की और इस उन्हीं के नाम से रख दिया गया प्लैंक। इसको बोलते हैं मैक्स और प्लैंक लॉ। मैक्स एंड प्लैंक के साइंटिस्ट के नाम से ही रख दिया गया मैक्स प्लैंक लॉ। ओके, तो ये कुछ ये ग्राफ शो कर रहा है कि कैसे डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये डॉटेड लाइन जो है ये वेंस रिले जीन्स ने इतना ऑब्जर्वेशन किया था, दैट मीन्स 0 to 200 के बीच में रिलायंस जीन्स का ऑब्जर्वेशन था। प्लैंक ने ऑब्जर्वेशन का क्या किया था, ये जो ब्लू लाइन है सॉलिड लाइन, ये प्लैंक का ऑब्जर्वेशन है। एंड वेंस सिमिलर, वेंस का ऑब्जर्वेशन भी सिमिलर था एज ए प्लैंक, बस थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस थे। सो डिफरेंट साइंटिस्ट ने उस रेडिएशंस को डिस्कस किया एंड उनके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं जो तो उसका जो ये मैक्सिमा है जो रेडिएशंस का वो हमारा शिफ्टेड हो जाता है
टुवर्ड्स द वेवलेंथ बेंस के अकॉर्डिंग, और प्लैंक्स के अकॉर्डिंग भी लगभग सेम आता है, जैसे वेंस ने अपना लॉ दिया था उनके अकॉर्डिंग प्लैंक्स ने भी सेम ऑब्जर्वेशन पाया इसमें। ठीक है, तो इस रेडिएशन को ऑब्जर्व किया गया, एंड देन एक डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे, उन्होंने पाया कि जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें ड्वेल नेचर होता है, दैट मीन्स समटाइम इट विल बिहेव एज ए वेव एंड समटाइम इट बिहेव एज ए पार्टिकल। सो वेव नेचर को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन से, एंड पार्टिकल नेचर को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एंड आल्सो द रेडिएशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो स्टडी को भी हम लोग पार्टिकल नेचर से हम लोग डिस्कस करते हैं। सो सिमिलरली डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि नॉट जो केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट मीन्स लाइट ही हमारी वेव नेचर नहीं शो कर रही है, बट कि जो भी स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इवन हैवियर ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी शो करते हैं, उनमें भी वेव पार्टिकल ड्युअलिटी नेचर होता है। और उन्होंने कहा कि जो कोई भी अगर मूविंग पार्टिकल्स है, डी ब्रोगली प्रपोज दैट ए मूविंग पार्टिकल्स व्हाटएवर इट्स नेचर हैव वेव एसोसिएट विद इट, दीज वेव आर कॉल्ड द मैटर वेव। और उन्होंने इस वेव को नाम दिया मैटर वेव। उन्होंने इस वेव को नाम दिया मैटर वेव। दैट मीन्स कोई भी हमारा पार्टिकल है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इवन द हैवियर ऑब्जेक्ट जो है वो ड्वेल नेचर वेव पार्टिकल ड्वेलिटी शो करेंगे, वो भी पार्टिकल हमारे, जैसे कि लाइट हमारी पार्टिकल्स ड्वेल नेचर शो करती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स भी हमारे ड्वेल नेचर शो करते हैं। सो उन्होंने कहा कि उनके साथ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स उनके साथ में जो अगर मूव करेंगे तो एक वेव एसोसिएट होती है, उसको उन्होंने नाम दिया मैटर वेव। एंड एनर्जी आप तो सपोज फोटोन ले लेते हैं, उसके लिए स्टडी के लिए हम लोग सपोज फोटोन ले लेते हैं। सो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज द E इक्वल टू एच न्यू होती है, एंड फॉर पार्टिकल्स से फोटोन ऑफ द मास m, अगर फोटोन का मास m लेते हैं तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर एनर्जी होता है हमारा, E इक्वल टू एच न्यू एनर्जी, एंड E इक्वल टू एम सी। पार्टिकल्स के लिए अगर हमारा मास है पार्टिकल का m है, देन एनर्जी क्या है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होगी। सो एनर्जी इक्वल्स क्या हो जाएगी, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, देन एम, और न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। न्यू की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। तो एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द एच अपॉन लैम्डा विल बी lambda is equal to h upon mc. So this wave is the for the matter wave, this wavelength for the matter wave। तो ये हमारी matter wave की wavelength हुई। Suppose a particle of mass m is moving with a velocity v, then the wavelength associated with it can be given by the, उस wavelength का जो wavelength जो matter wave होगी हमारी, जो भी वेव एसोसिएट होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, h अपॉन एम डी। ओके, और h इक्वल टू एच अपॉन पी भी ले सकते हैं। p क्या है हमारा मोमेंटम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू एम बी, p इक्वल टू एम बी हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट वी क्या करेंगे, इफ v इक्वल टू 0, अगर हमारी v इक्वल टू 0 लिखेंगे तो देन lambda is equal to infinite हो जाएगा। That means that the wave are associated with moving material particles only. That means जो wave हमारा, अगर हम v equal to 0 लिखते हैं, that means particle at rest पे होगा, तब उसमें wave क्या है, infinite हो जाएगी। That means उसमें wavelength हमारी infinite होगी, तो उसमें wave का कोई मतलब नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो पार्टिकल है वो मूविंग पार्टिकल होना चाहिए, तभी उसमें वेव एसोसिएट होगी। पार्टिकल हमारा मूविंग पार्टिकल होना चाहिए, तभी उसमें वेव
एसोसिएट होगी। एंड सेकेंड, डी ब्रोगली वेव डज नॉट डिपेंड ऑन द वेदर द मूविंग पार्टिकल इज चार्ज और अनचार्ज। और सेकेंड पॉइंट क्या है, डी ब्रोगली वेव जो लैम्डा है हमारा वेव का, वो किसी भी चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आइदर इट इज विल चार्ज और अनचार्ज, चार्ज भी हो सकता है और अनचार्ज पार्टिकल्स भी हो सकता है। इट मीन्स दैट मैटर वेव आर नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैटर वेव है हमारी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर पे नहीं है। ओके, नाउ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ हम लोगों ने पढ़ा। डी ब्रोगली ने क्या कहा है कि नॉट ओनली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बट अदर particles as electrons, protons also behave as a wave as well as the particle nature, and the wave associated with these particles are called the matter wave, and the wavelength of this matter wave is the lambda is equal to h upon mv. Lambda is equal to h upon mv, and so if v is equal to 0, then lambda is equal to infinite. That means the particle must be in the moving particle. So the matter wave associate with the particles uh, must be a moving particle. तो मैटर वेव उसी पार्टिकल में एसोसिएट हो सकती है जो कि पार्टिकल हमारा मूविंग पार्टिकल हो। ठीक है। एंड सेकेंड क्या बताया उन्होंने, सेकेंड बताया कि जो भी हमारा ये मैटर वेव है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, या तो पार्टिकल चार्ज हो चाहे अनचार्ज हो, इस पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स ये मैटर वेव जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ये मैटर वेव हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। Now next is Heisenberg uncertainty principle क्या कहता है, it states that only one of the position or momentum can be measured accurately at a single moment within the instrumental limit. Okay, it is impossible to measure the both the position and momentum simultaneously with the unlimited accuracy. That means अगर हमारा कोई पार्टिकल है उसकी हम या तो पोजीशन निकाल सकते हैं और या फिर मोमेंटम निकाल सकते हैं, दोनों एक साथ हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। दैट मीन्स उनका जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होगा, दैट मीन्स वो तो हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देंगे, या तो हम एग्जैक्टली पोजीशन बता पाएंगे या फिर एग्जैक्टली उनका हम मोमेंटम बता पाएंगे। एंड डेल्टा एक्स डेल्टा पी दैट मीन्स पोजीशन एंड मोमेंटम ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन 2 होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन 2 होगा। दैट मीन्स where h cross is the h upon 2 pi, the product of uncertainty in position and product of and uncertainty of the momentum of an object is greater than or equal to h cross 2 हो सकता है। That means delta x and delta px is greater than and equal to h cross upon 2 वैल्यू के ही होगा। That means एक अनसर्टेनिटी है, हम एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम हम पार्टिकल्स की नहीं बता सकते हैं कि हम एग्जैक्ट इस पॉइंट पे है। जैसे कि हम अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम किसी बॉल या कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसके हम कोऑर्डिनेट्स निकाल के उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कि इस टाइम पे ये कितना पार्टिकल किस पोजीशन पे है एंड इस टाइम पे किस मोमेंटम से मूव कर रहा है, ये हम एग्जैक्ट बता सकते हैं। बट इन क्वांटम मैकेनिक्स इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज ए अनसर्टेनिटी, एक अनसर्टेनिटी रहेगी कि पोजीशन एंड मोमेंटम की जो है पार्टिकल्स की एक अनसर्टेनिटी रहेगी। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि वहां पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। एटम्स की सर्टेन अगर पोजीशंस दे रखी होती है तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इस पोजीशन पे इस पॉइंट पे उस पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बिकॉज वहां पे एक अनसर्टेनिटी रहती है कि हम लोग वहां पे पार्टिकल्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो ये इस
प्रिंसिपल को नाम दिया गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग पोजीशन एंड मोमेंटम of any particles will be greater than or equals to h cross upon 2। इस वैल्यू के ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो सकता है किसी भी पार्टिकल्स का पोजीशन एंड मोमेंटम। तो इस लॉ को नाम दिया गया हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट थे डेफिनेटली। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसको नाम दिया गया। दैट मीन्स इफ डेल्टा इज मेजर्ड एक्यूरेटली, डेल्टा एक्स अगर हम मेजर कर रहे हैं किसी पार्टिकल्स का कि अगर वो पोजीशन उसकी जीरो है, जीरो पोजीशन पे है, मेजर अगर हम करते हैं कि जीरो पोजीशन पे है, देन उसका मोमेंटम इनफाइनाइट हो जाएगा। मोमेंटम इनफाइनाइट हो जाएगा। द प्रिंसिपल अप्लाई टू ऑल conjugate parts pairs of quantities in which measurement of one quantities affected the capacity to measure the others। ओके, दैट मीन्स अगर हम किसी भी कंजुगेट पेयर्स की बात करेंगे तो उसमें एक पार्टिकल, एक जो क्वांटिटी है वो इफेक्ट करेगी दूसरी कैपेसिटी ऑफ टू मेजर द अदर क्वांटिटीज को इफेक्ट करने लगेगी। ठीक है। और सिमिलरली लाइक एनर्जी एंड टाइम की अगर हम बात करें, एनर्जी एंड टाइम इज आल्सो इज द अनसर्टेनिटी। दैट मीन्स एनर्जी डेल्टा ई एंड डेल्टा टी, द प्रोडक्ट ऑफ द डेल्टा टी एंड डेल्टा ई will be equals to greater than or equals to h cross upon 2। okay, and also the angular momentum and angular position will be also be delta L and delta theta will also equals to or greater than h cross b। so the position, not only the position, energy and angular momentum and position, angular position also uncertainty, and energy and time is also uncertainty। ठीक है। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज, फर्स्ट एप्लीकेशन है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस। दैट मींस इलेक्ट्रॉन जो है हमारा न्यूक्लियस में क्यों एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, इसका हम अगर हम स्टडी करें कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में हमारा क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो इसका फर्स्ट जो एप्लीकेशन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, कि इसमें ये बता सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। सो इसको अगर हम यूज करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ एन एटम जो है उसका रेडियस कितना होता है, 5 × 10⁻⁻15 मीटर होता है लगभग। नाउ सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में है, देन उसकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन मैक्सिमम पोजीशन कितने पे हो सकता है, वो 5 × 10⁻15 मीटर पे ही रहेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, अगर हम सपोज करते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है, देन उसकी मैक्सिमम पोजीशन कितनी हो सकती है, 5 × 10⁻15 मीटर हो सकती है। ओके, एंड according to Heisenberg uncertainty principle, delta x delta px is greater than equals to h upon and 2 cross। that means delta x maximum and delta x minimum is equal to h cross upon 2, and delta px मिनिमम कितना होगा, h क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 5 × 10⁻15 मीटर के विद इन द न्यूक्लियस ही रहेगा। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर रहा है, देन ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1.1 × 10⁻20 केजी मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स अगर हम इसके एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी हमारी कितनी आएगी, एनर्जी विल बी इक्वल्स टू पीसी, दैट मीन्स 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिलेटिविस्टिक जो एनर्जी होगी उसकी कितनी आएगी, 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। दैट मीन्स the kinetic energy of electron must be greater than the 20 million electron volt to be part of the nucleus। that means अगर इलेक्ट्रॉन की जो है एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो न्यूक्लियस का पार्ट हो सकता है। बट जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, जो एक्सपेरिमेंटल शो किया गया है कि इलेक्ट्रॉन एमिट इट बाय सर्टेन अनस्टेबल न्यूक्लियाई do not have energy greater than 3 to 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो
3 to 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा नहीं होती है, सो वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. सो दैट मीन्स द we conclude that the electron cannot be the present within the nucleus because उसकी एनर्जी कम है, और न्यूक्लियस में रहने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए होगी, 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेट चाहिए होगी. नाउ नेक्स्ट इज द वेव फंक्शन. द क्वांटिटी with which quantum mechanics is concerned is the wave function of a body. That means कोई भी पार्टिकल है उसका वेव का फंक्शन क्या है, उसका वेव फंक्शन क्या है. तो वेव फंक्शन साई इज ए क्वांटिटी एसोसिएट विद ए मूविंग पार्टिकल. इट इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी. तो वेव फंक्शन को किससे डिनोट किया गया, साई से डिनोट किया गया, और ये माना गया कि वो जो वेव फंक्शन है मूविंग पार्टिकल्स के साथ में एसोसिएट्स होता है, और इट इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन है. एंड साई mod of psi square is proportional to the probability of finding the particle at a particular point at a particular time. It is a probability density. Basically अभी जैसे लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने बात की थी अनसर्टेनिटी होता है, उसी तरह वेव फंक्शन हमारा क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स के बारे में बात करेगा कि ये पार्टिकल यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग की, उस पोजीशंस पे या विद इन द लिमिट कितनी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है उसके पाए जाने की. तो दैट मीन्स मॉड ऑफ साई स्क्वायर इक्वल्स टू साई स्टार इनटू साई. दिस इज द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड. ओके, साई इज द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड. थस साई बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, जैसे हम लोगों ने अभी बात किया कॉम्प्लेक्स फंक्शन है. देन साई इक्वल टू a प्लस आई बी. देन साई स्टार विल बी a minus ib. Okay, then mod of psi square will be psi star into psi, that means a square minus I square b square, then equals to a square plus b square, where a and b are the constants. Now second is the normalized function. क्या होता है इसमें, psi square is the probability density होगी, the probability of finding the particle within a element of the volume d tau. ये हमारा डेल साई स्क्वायर डी टाउ क्या बताएगा, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल्स हमारा कितना है विद इन द लिमिट. प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग पार्टिकल्स हमारा मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी टाउ बताएगा. अगर हम इसकी लिमिट्स इसके हम अगर लिमिट क्या कर दे माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट कर दे, दैट मीन्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में पार्टिकल्स विद इन द लिमिट तो कहीं ना कहीं पाया ही जाएगा. दैट मीन्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में पार्टिकल्स तो हमारा पाया ही जाएगा. दैट मीन्स इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. सो ये हमारा इसको नॉर्मलाइज फंक्शन बोलेंगे. क्या बोलेंगे, इस समय जो हमारी वेव होगी ए वेव फंक्शन दैट ओबे दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द नॉर्मलाइज्ड. जो भी हमारी वेव इस इक्वेशंस को फॉलो करेगी उसको हम लोग नॉर्मलाइज वेव बोलेंगे. दैट मीन्स उस वेव फंक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या है, वो नॉर्मलाइज है. दैट मीन्स द पार्टिकल विद इन द फंक्शन तो है ही है, विद इन द लिमिट पार्टिकल तो पाया ही जाएगा. दैट वाई इट इज द 1. ओके, नाउ प्रॉपर्टी ऑफ द वेव फंक्शन क्या है, इट मस्ट बी फाइनाइट इन एवरीवेयर. जो भी if psi is the infinite for a particular point, it means an infinite large probability of finding the particle at that point. This would be uncertainty principle. ये हमारा क्या पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रहेगा. दैट मीन्स अगर इसका प्रोबेबिलिटी है लार्ज फाइंडिंग की, इनफाइनाइट है, तो पार्टिकल्स विद इन द लिमिट तो हमारा पाया ही जाएगा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, इट मस्ट बी ए सिंगल वैल्यू. इसकी जो भी वैल्यू सिंगल वैल्यू होनी चाहिए. इफ साई इज मोर देन 1 वैल्यू एट एनी पॉइंट, अगर किसी भी पॉइंट पे, फर्स्ट तो इस किसी भी पॉइंट पे इसकी सिंगल वैल्यू होनी चाहिए. अगर इसी पॉइंट पे मोर देन एनी वैल्यू, इट मीन्स दैट more than 1 value of the probability of finding of the particle at that point which is absolutely ridiculous. That means उसकी जो वैल्यू होगी वहां पे किसी भी पॉइंट पे मोर देन 1 वैल्यू नहीं हो सकती. मोर देन 1 वैल्यू नहीं हो सकती. कोई पार्टिकल्स एक से ज्यादा
एक पॉइंट पे एक से ज्यादा या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता, आइदर इट इज प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते कि यहाँ टू पॉइंट पे टू एक से ज्यादा जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो दैट मीन्स इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मस्ट बी सिंगल वैल्यू। Now second is the third is the it must be continuous and have a continuous first derivation everywhere। और ये continuous होना चाहिए, that means उसका derivation जो है continuous derivation होना चाहिए, del psi upon del x, del psi upon del y and del psi upon del z must be continuous होना चाहिए, and it must be normalized। एंड अगर फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट है ये नॉर्मलाइज्ड भी होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हमारा कोई पार्टिकल है उसकी लिमिट हमारा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट रख देते हैं, देन वहां पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होना ही चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होना चाहिए। ओके, तो इन वेव फंक्शन का हम लोग आगे यूज करेंगे, जैसे आगे बढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में उसका यूज करेंगे। तो वेव फंक्शन आपका इंपॉर्टेंट है और इसके फंक्शन नॉर्मलाइज फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में जितना भी बताया गया है वो लगभग आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बहुत सारा पूछा जाता है आपका, और ये डी ब्रोगली वेवलेंथ पे हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे इस डी ब्रोगली वेवलेंथ पे। ठीक है, एंड ये मैक्स प्लैंक लॉ जो है इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है 2 नंबर पे कि कभी कभी जो जितने भी ये लॉज हैं ये आपके पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। एंड इसके डी ब्रोगली वेवलेंथ पे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आते हैं, वेवलेंथ कैलकुलेट करना होता है, किसी का मास कैलकुलेट करना होता है, किसी की मोमेंटम कैलकुलेट करना होता है। तो इसके बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछा जाता है, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, तो आपको इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है। एंड वेव फंक्शन भी पूछा जाता है। वेव फंक्शन नॉर्मली अगर आपको आएगा लिखने में तो 2 नंबर पे आएगा, बट इसका यूज बहुत है वेव फंक्शन का। तो आगे जो भी हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें वेव फंक्शन ही हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन भी आपका इंपॉर्टेंट है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव फंक्शन। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक अब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके आगे जो क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बेस पे। ओके।